आज आप सबको अपने आप से एक सवाल पूछना है और वो ये कि क्या सच्चे लोगों की अच्छी कहानियां भी हेडलाइन बनती हैं? ये सवाल मीडिया से भी हो सकता है और ये सवाल देश की आम जनता से भी हो सकता है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब भी किसी आम आदमी के बारे में कोई खबर आती है तो मीडिया सबसे पहले तो उसे दिखाता नहीं है और लोग भी सिर्फ सेलिब्रिटीज के बारे में जानना चाहते हैं, फिल्म स्टार्स के बारे में जानना चाहते हैं, क्रिकेटर्स के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन कोई साधारण व्यक्ति अगर बहुत अच्छा काम कर रहा हो तो उसके बारे में शायद नहीं जानना चाहते हैं। क्या निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने वाले वो लोग जो बड़े बड़े खानदानों में पैदा नहीं हुए, जो बड़े बड़े नेता नहीं हैं, फिल्म स्टार नहीं हैं, क्रिकेटर्स नहीं हैं और सेलिब्रिटीज भी नहीं हैं, क्या उनके बारे में अखबार के पहले पन्ने पर कभी खबर नहीं छपेगी या न्यूज चैनल्स पर वो कभी हेडलाइन नहीं बनेंगे? क्या उनके इंटरव्यूज आपको देखने को कभी नहीं मिलेंगे? आज इसी परंपरा को तोड़ते हुए हम आपको देश के उन नायक और नायिकाओं से मिलवाना चाहते हैं जो देखने में तो बिल्कुल साधारण है लेकिन उनकी सोच असाधारण है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने देश के ऐसे तमाम लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है जिन्होंने समाज के लिए योगदान दिया है। और ये साधारण से दिखने वाले लोग जब राष्ट्रपति भवन के शानदार रेड कारपेट पर नंगे पैर चलकर आए तो ये तस्वीरें देखकर आप सबको आज बहुत अच्छा लगेगा, पूरा देश गौरवान्वित होगा। सबसे पहले आज हम आपका परिचय इन्हीं लोगों से कराना चाहते हैं। इन्हीं में से एक थी कर्नाटक की 73 वर्ष की तुलसी गौड़ा, जो पिछले 6 दशकों से जंगल और पेड़ों की रक्षा कर रही हैं। तुलसी गौड़ा अब तक 30,000 से ज्यादा पेड़ लगा चुकी हैं और उनका लगाया एक भी पेड़ या पौधा आज तक मुरझाया नहीं है, आज तक सूखा नहीं है। और यह विडंबना ही है कि हमारे देश के बहुत सारे लोग स्वीडन की मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को तो जानते हैं, उसे बहुत बड़ा मानते हैं, उसके ट्वीट्स को फॉलो करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी जंगलों में रहकर शायद पर्यावरण के लिए कोई काम नहीं किया, क्योंकि वो ज़्यादा काम सोशल मीडिया पर करती हैं, ज़्यादा काम मीडिया पर करती हैं और इसीलिए वो मीडिया में छाई रहती हैं। लेकिन वो तुलसी गौड़ा जिनकी तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं, उन्हें कोई नहीं जानता, जिन्होंने अपने जीवन के 60 वर्ष इस पृथ्वी की रक्षा में समर्पित कर दिए और बिना ये सोचे कि कभी कोई मीडिया चैनल या कोई अखबार उनका इंटरव्यू छापेगा या कभी सोशल मीडिया पर लोग उन्हें फॉलो करेंगे या कभी वो बहुत बड़ा एनजीओ चलाएंगी या बहुत पैसा कमाएंगी, बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन में उन्हें बुलाया जाएगा और बड़ी बड़ी मैगजीन्स में उनकी तस्वीरें छपेंगी, फिर पश्चिमी मीडिया में उनके बारे में बताया जाएगा, ऐसा सब कुछ उन्होंने कभी नहीं सोचा। तुलसी गौड़ा की तरह कर्नाटक के हरिकेला हजब्बा भी नंगे पैर राष्ट्रपति के शानदार रेड कारपेट पर चलते हुए पद्मश्री पुरस्कार लेने के लिए पहुंचे। 65 साल के हजप्पा पेशे से एक बहुत छोटे से फल विक्रेता हैं, फल बेचते हैं, लेकिन उनकी उपलब्धियां और उनकी सोच कई मायनों में बहुत अलग है। उन्होंने अपनी छोटी सी जमा पूंजी से अपने गांव में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया है ताकि कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे। उनकी तरह और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम पहली बार आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े खानदानों में पैदा नहीं हुए हैं, ये वो लोग हैं जो बड़े सेलिब्रिटीज नहीं हैं, ये फिल्मों में काम नहीं करते, ये क्रिकेट नहीं खेलते, ये मॉडलिंग नहीं करते और ये सेलिब्रिटीज भी नहीं हैं, ये पेज 3 पर नहीं आते। देखिए, और ये आपके लिए, हमारे लिए आज बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है जब हम भारत के सच्चे नायकों को इस तरह राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार लेते हुए देख रहे हैं। आज भारत के हर नागरिक को इन तस्वीरों को देखकर गर्व होना चाहिए। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1955 में हुई थी और इनका मकसद था कला, खेल और सामाजिक क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले लोगों का सम्मान करना, उन्हें प्रोत्साहित करना। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य था कि 1960 के दशक में ये पुरस्कार नेताओं और उनके परिवारों को, लोगों को खुश करने का एक जरिया बन गए। इसके बाद के वर्षों में भी ये पुरस्कार आम लोगों को कभी नहीं मिले, आम लोगों की पहुंच से तो ये पुरस्कार बहुत दूर रहे। 1970 और 80 के दशक में ये पुरस्कार या तो दिल्ली में रहने वाले बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे, रसूखदार लोग होते थे, उन्हें मिलता था, या फिर मुंबई के या बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या दूसरे बड़े शहरों के प्रतिष्ठित लोगों को दिया जाता था। किसी बहुत बड़े वकील ने किसी नेता को जेल जाने से बचा लिया तो उसे पद्म पुरस्कार मिल जाता था। किसी डॉक्टर ने किसी बहुत बड़े नेता का इलाज कर दिया तो उसे पद्म पुरस्कार मिल जाता था। किसी नेता का एक बहुत
कोई रसूखदार उद्योगपति दोस्त है तो उसे पद्म पुरस्कार मिल जाता था। उदाहरण के लिए वर्ष 1955 से 2016 के बीच कुल 4,284 लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार मिले। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन 4,000 लोगों में से 793 लोग ऐसे थे जो दिल्ली में रहते थे और राजनीतिक रसूख वाले बड़े बड़े परिवारों के करीबी थे। दिल्ली के बाद इन पुरस्कारों के लिए दूसरी पसंद महाराष्ट्र के लोग हुआ करते थे, क्योंकि इस समय अवधि में महाराष्ट्र के 748 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला। वो इसलिए क्योंकि उस समय महाराष्ट्र के जो नेता थे और महाराष्ट्र की जो पार्टियां थी वो काफी रसूखदार हुआ करती थी केंद्र की सरकारों में। और ये वो समय भी रहा होगा जब महाराष्ट्र के नेता बड़े बड़े पदों पर थे दिल्ली में, या फिर कोalition सरकारों में वो सरकार को समर्थन दे रहे थे। लेकिन ऐसे लोगों को का नंबर कभी नहीं आया जो जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए काम करते हैं और इस देश के असली नायक हैं। लेकिन इस देश के असली नायकों का नंबर अब आया है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों की इन पुरस्कारों में कभी अनदेखी नहीं होती। लेकिन आज ऐसा नहीं है और इसे आप हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए समझ सकते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट से पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो कर्नाटक की मंजम्मा जोगाठी का है, जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो कर्नाटक की पहली ट्रांसजेंडर अध्यक्ष हैं और जब वो पुरस्कार लेने के लिए पहुंची तो पहले उन्होंने इस तरह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की नजर उतारी। आज ये तस्वीर देखकर भी आपको बहुत आनंद आएगा। माता बी मंजम्मा जोगती, माता बी मंजम्मा जोगती कला लोक नृत्य, श्रीमती तुलसी गौड़ा समाज सेवा पर्यावरण, भारत में चित्र को नहीं चरित्र को पूजा जाता है और ये तस्वीर उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। 73 वर्षीय तुलसी गौड़ा के कदम जब राष्ट्रपति भवन के इस लाल कालीन पर पड़े तो हर कोई उन्हें देख रहा था। उनके पैरों में ना तो चप्पलें थी और न ही उन्होंने आकर्षक और महंगे कपड़े पहने थे, लेकिन तालियों का शोर तुलसी गौड़ा का परिचय पूरी दुनिया से करा रहा था। उन्हें सामाजिक क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कर्नाटक के होनाली गांव में रहने वाली तुलसी गौड़ा एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। ये अब तक 30,000 से ज्यादा पौधे लगा चुकी हैं। पेड़ और हर्ब्स की प्रजातियों के बारे में उनकी जानकारी इतनी खास है कि लोग उन्हें जंगल का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। जो लोग शिक्षा दीक्षा के बाद भी कुछ कोशिश नहीं करते, वो भी उनसे काफी कुछ सीख सकते हैं। तुलसी गौड़ा कभी स्कूल तो नहीं गई, लेकिन आज कई राज्यों से लोग उनसे जंगलों और पेड़ों को समझने के लिए आते हैं। कहते हैं कि तुलसी गौड़ा ने आज तक जो भी पौधे लगाए वो कभी भी सूखे नहीं। इस बात ने एक समय कर्नाटक के वन विभाग को इतना हैरान किया कि बड़े ऑफिसर्स तुलसी गौड़ा को विभाग में स्थायी नौकरी देने के लिए तैयार हो गए। तुलसी आज भी बेहद सादगी के साथ रहती हैं।
चूल्हे पर ही खाना पकाती हैं और पिछले 60 वर्षों में उनके द्वारा लगाए गए छोटे बड़े पौधों की देखरेख में ही उनका पूरा दिन बीत जाता है। ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮೊದಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂತು ಒಬ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ। वो बोल रहा है मेरे को भी खुशी है, वो मेरे को मिला है ना, ऐसा हमारा पूरा फैमिली को भी खुशी है बोलता है। हाँ, वो हमारा मेरे को नहीं है, पूरा फैमिली को मिला है बोल। ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಲು ಬೀಳಿ ಜಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಗಿಡ ಸರುಗಲ್ಲ ನಾ ಈಗ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನೀರು ನೆಡು। वो बोलती है चप्पल पहले डालता था मैं, बाद में छोड़ दिया क्योंकि पहाड़ में चढ़ना पड़ता है वो, और हमारे पेड़ में और काम करने के टाइम में वो गिर जाता है, इसके लिए हम चप्पल डालना छोड़ दिया। कुछ ऐसी ही कहानी 65 वर्षीय हरिकेला हजब्बा की है, जो नंगे पैर और सादे धोती कुर्ते में पद्मश्री पुरस्कार लेने के लिए पहुंचे। श्री हरिकल हाजब समाज सेवा। हरिकेला हजब्बा कर्नाटक के मैंगलुरु में रहते हैं। ये एक बहुत छोटे फल विक्रेता हैं। वो खुद तो अंग्रेजी भाषा नहीं जानते, लेकिन उन्होंने अपने गांव में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया है, जिसमें 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। वर्तमान में 175 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। हजब्बा को स्कूल खोलने की प्रेरणा 1978 के एक घटनाक्रम से मिली, जब एक विदेशी नागरिक ने उनसे संतरे की कीमत पूछ ली थी। उन्हें अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी, इसीलिए वो कोई जवाब ही नहीं दे पाए। इस बात का उन्हें इतना बुरा लगा कि उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी आय का कुछ हिस्सा निकाल कर एक स्कूल बनवाएंगे, ताकि गरीब बच्चे उनकी तरह शिक्षित न रहें। और ये सपना उन्होंने वर्ष 2000 में पूरा भी कर लिया। यानी साधारण से देखने वाले हरिकेला हजब्बा की उपलब्धि और उनका साहस कई मायनों में असाधारण है। श्री मोहम्मद शरीफ समाज सेवा। अयोध्या के रहने वाले 83 साल के साइकिल मैकेनिक मोहम्मद शरीफ को भी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्हें ये पुरस्कार समाज कल्याण के लिए दिया गया। शरीफ चाचा के नाम से मशहूर मोहम्मद शरीफ ने अब तक 25,000 से भी ज्यादा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया है। वर्ष 1992 में उनके बेटे की मृत्यु के बाद उसके शव को रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया गया था, जिससे उसे अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ। इसके बाद से मोहम्मद शरीफ ने लावारिस लाशों के क्रियाकर्म को अपनी जिम्मेदारी मान लिया। उन्होंने सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लोगों के मृत शरीरों का उनके धार्मिक रिवाजों के मुताबिक अंतिम संस्कार किया है। आप लोग की मेहरबानी है कि आप लोग ने पेपर में निकला, जो कि आप लोग ने हमको उठा के और सरकार को बताया, तब हम आचा है। मगर आप लोग का हौसला अफजाई मैं तो करता हूँ। मालिक आप लोग को, आपके परिवार को खुश रखे कि आपने ऐसे गरीब आदमी को नवाजा और हौसला अफजाई की। श्री जितेंद्र सिंह शंटी समाज सेवा। दिल्ली के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह शंटी भी कई लोगों के लिए हीरो हैं। उन्हें समाज सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोविड काल में जब बहुत सारे लोग अपनों का अंतिम संस्कार करने से भी डर रहे थे, तब जितेंद्र सिंह शंटी ने 4000 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया। हमारे को जो आशीर्वाद मिला है, इससे हमें काम करने की और शक्ति मिलेगी और बढ़ेगी, और देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए जो काम शहीद भगत सिंह सेवा दल पहले कर रहा था और ज़्यादा करेगा। सुश्री रानी खेल हॉकी। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल के लिए भी यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। उन्हें खेल के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। इस समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी और रानी रामपाल के पिता की भी एक तस्वीर आई, जिसमें वो हाथ जोड़कर खड़े हुए थे और प्रधानमंत्री उनसे मुस्कुराते हुए कुछ कह रहे थे। बेहद गरीब परिवार में जन्मी रानी रामपाल के लिए हॉकी खेलना आसान नहीं था।
पिता तांगा चलाते थे और उनके पूरे दिन की कमाई मुश्किल से 100 रुपए भी नहीं थी। उस समय परिवार चलाने के लिए उनकी माँ भी लोगों के घरों में काम करती थी। गरीबी के साथ समाज के ताने भी उनके लिए बड़ी चुनौती थे और रानी रामपाल के लिए हरियाणा के शाहबाद से निकलकर हॉकी के ग्राउंड तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। लेकिन तमाम संघर्षों को पार करते हुए रानी रामपाल ने अपने सपनों को पूरा किया और इस साल के टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंची। प्रधानमंत्री ने भी बात की फोन पर, क्या बात की? वो यही सुने दे रहे थे कि जिस गुरुवार से ये बेटी उठ के आई है, हम आपको बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं जिन्होंने इस बेटी का सहयोग का उस टाइम में, जिस टाइम बेटी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते थे माँ बाप और रिश्तेदार। तो पता नहीं आप टोक्यो ओलंपिक्स के बाद जब जी न्यूज ने रानी रामपाल से उनके संघर्षों के बारे में बात की तो वो भावुक हो गई थी। आज उस इंटरव्यू का एक स्पेशल हिस्सा भी हमने आपके लिए निकाला है। बहुत मुश्किल संघर्ष आपका रहा। आप अपना कुछ पर्सनल संघर्ष हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे देश में आज भी जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है वो चाहता नहीं है कि लड़कियाँ हॉकी खेलें, और फिर बहुत तरह के संघर्ष होते हैं। गरीबी होती है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, फिर ये बहुत रिस्की प्रोपोजिशन है कि आप खेलों में जा रहे हैं तो पता नहीं आप सफल होंगे या नहीं होंगे। तो आपकी भी कहानी जो है बड़ी संघर्षों वाली है, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए, कैसे पहुंची यहाँ तक? यस, मैंने बचपन से काफ़ी स्ट्रगल देखा है, स्ट्रगल फेस भी किया है। मेरी जर्नी इतनी इजी नहीं थी यहाँ तक पहुँचने की। जैसे मैंने 7 इयर्स की एज में हॉकी खेलना शुरू किया था। मैंने एक बहुत ही गरीब परिवार से निकल के जो है वो यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। इतना इजी नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। मुझे आज भी कई बार बड़ा वो हो जाता है कि मेरे फादर जो हैं उन्होंने 80 रुपीज़ का भी काम किया है हमें खाना खिलाने के लिए। आज जैसे आपने बोला, वो सच्चाई है कि लोगों को सिर्फ फील्ड पे दिखता है, लोगों को सिर्फ अचीवमेंट दिखती है, बट उसके पीछे कितने साल कितना कुछ फेस करना पड़ता है। जैसे ऑलरेडी बोला जाता है कि मेडल्स जो हैं वो ब्लड स्वेट टीयर्स के होते हैं, तो वो यही होता है कि हमने कितना कुछ, जब हम अकेले रो रहे होते हैं तो शायद उस टाइम कोई हमें देख भी नहीं रहा होता, तो उसके साथ मेडल आते हैं। श्री वीरेंद्र सिंह, खेल कुश्ती। पुरस्कार पाने वालों में वीरेंद्र सिंह भी हैं, जिन्हें लोग गूंगा पहलवान के नाम से जानते हैं। शुरुआत में वीरेंद्र के आसपास ये बताने वालों की कोई कमी नहीं थी कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे और पहलवानी तो इनके बस की नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसने तय किया कि अब वो अपना सब कुछ इसमें झोंक देगा, और इस संकल्प ने ही उन्हें सफलता भी दिलाई। आपको याद होगा, इसी साल फरवरी में हमने आपको उनकी कहानी दिखाई थी और बताया था कि आलोचनाओं और तानों से घबराने की जगह अगर उसी को ताकत बना लिया जाए तो सफलता का स्वाद भी 2 गुना हो जाता है। बोलता नहीं बेचारा, कोई मार देता, कोई छेड़ देता, कोई धक्का खाता, फिर यहाँ आने से बड़ा सा खाड़े माना थे दिखाने लगे इसका पापा। तमिलनाडु की कृष्णम्माल जगन्नाथन, आंध्र प्रदेश के दलवई चलपति राव, केरल के आचार्य M.K. कुनजोल, महाराष्ट्र की राहीबाई सोमा पोपेरे, राजस्थान की उषा चौमर, त्रिपुरा के बेनी चंद्रा जमातिया और मेघालय की त्रिनिति सावो को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन सभी लोगों की कहानी एक जैसी है, गरीबी, शिक्षित नहीं होना और सामाजिक चुनौतियां। ये सब कुछ इनके सामने था, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने बदलाव की नींव रखी और दुनिया को ये बताया कि कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ किया जा सकता है। हमारे देश में पहले पुरस्कारों के लिए ऐसे नामों का चयन होता था जो पहचान वाले होते थे, लेकिन अब परंपरा बदल गई है और अब पहचान वाले नहीं बल्कि पहचान बनाने वालों का सम्मान होता है। ऐसे लोगों का सम्मान होता है जो असल में इस देश को और समाज को बदल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। माता बी बंजम्मा जोगती। तो आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में
आपको यहाँ हम मंजम्बा जोगाठी की तस्वीर जो दिखा रहे हैं, हमने आपको पहले बताया था, इनका परिचय ये है कि ये एक फोक डांसर हैं और ये नृत्य करती भी हैं और सिखाती भी हैं। माता बी बंजम्मा जोगती कला लोक नृत्य। ये जो बड़े बड़े नायकों को और नायिकाओं को अभी आपने देखा, इनके ऊपर आने वाले समय में फिल्में बनेंगी। आप उन फिल्मों को देखने के लिए जाएंगे और जो एक्टर इनका रोल निभाएंगे, आप उन्हीं एक्टर्स को असल में अपना असली नायक समझने लगेंगे, नायिकाएं समझने लगेंगे और फिर उन एक्टर्स के फ़ैन बन जाएंगे। और आज जो हम आपसे कहना चाहते हैं वो ये कि हमारे देश में आज़ादी के बाद से ही जो अब तक की जो पीढ़ियां हैं, वो पीढ़ियां इन्हीं लोगों से दूर रही हैं और असल में वो फिल्मी कलाकारों को ही अपना नायक समझते हुए आई हैं। पद्म पुरस्कारों से सम्मानित एक और नाम है जिससे हम आपका परिचय कराना चाहते हैं और वो है नंदा किशोर पृष्टि, जिन्हें लोग प्यार से नंदा मास्टर कहकर बुलाते हैं। उड़ीसा के रहने वाले नंदा पृष्टि खुद सिर्फ 7वीं कक्षा तक पढ़े हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आसपास बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी उम्र 102 साल है। देखिए, और 102 साल के इस बुजुर्ग ने कैसे भारत के राष्ट्रपति को अपना आशीर्वाद दिया। नंदा किशोर उड़ीसा के जजपुर जिले के कांतिरा गांव में रहते हैं और उन्होंने अब तक उड़ीसा की चटशाली परंपरा को बरकरार रखा है। ऐसा करने वाले वो उड़ीसा के आखिरी व्यक्ति हो सकते हैं। चटशाली परंपरा का मतलब उड़ीसा में प्राथमिक शिक्षा के लिए एक गैर औपचारिक स्कूल से है। हर सुबह बच्चे उनके घर के पास इकट्ठा होते हैं। इन बच्चों को नंद किशोर उड़िया भाषा के अक्षर सिखाते हैं और इन्हें गणित सिखाते हैं, इस उम्र में भी, जबकि वो 102 वर्ष के हो चुके हैं। देखिए कितनी खुशी आपको हो रही होगी जब ऐसे लोगों को हम राष्ट्रपति भवन में बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इनमें से कई लोगों के ऊपर फिल्में बनाई जाएंगी और इन फिल्मों में बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार पर्दे पर इन लोगों की भूमिका निभाएंगे और हमारे देश के लोग उन्हें ही अपना असली हीरो समझने लगेंगे। लेकिन ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और ये विडंबना है कि हम फिल्मी पर्दे पर जो एक्टर हैं, उन एक्टर्स को शानदार किरदार निभाते हुए जब देखते हैं तो उन्हें ही अपना नायक समझने लगते हैं और असली नायक जो होते हैं उन्हें हम आम आदमी समझकर भुला देते हैं। इसलिए आज हम आपको ये कहना चाहते हैं, ये पूरी जो खबर है सबसे पहले दिखाने के पीछे हमारा मकसद ये है कि हम आपकी सोच को बदल सकें। हमारे देश के वीर सैनिकों की कहानी देखने के लिए आपको किसी एक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आज़ादी के बाद से ही अब तक की हमारी जो पीढ़ियाँ अभी तक आई हैं, बड़ी हुई हैं, वो सारी पीढ़ियाँ एक्टर्स को ही अपना नायक मानती हुई आई हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से फिल्मों के बड़े पर्दे पर इन्हीं एक्टर्स को देखा है और वो ये मान बैठे कि ये एक्टर्स जो हैं यही देश के असली नायक होते हैं। इसीलिए उन एक्टर्स के साथ लोग फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, उनका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं और उनकी तस्वीरों को देखना चाहते हैं। लेकिन ये जो असली नायक हैं, क्या आप इनके साथ कभी कोई सेल्फी लेना चाहेंगे? क्या कभी आप इनका ऑटोग्राफ लेना चाहेंगे? क्या आप इनकी तस्वीर कभी अपने घर में लगाना चाहेंगे, वैसे ही जैसे आप बॉलीवुड के एक्टर्स की तस्वीरें लगाते हैं? क्या इनके जीवन के बारे में भी आप जानना चाहेंगे, जैसे आप बॉलीवुड के एक्टर्स के निजी जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि छुट्टियों पर कौन सा एक्टर कहाँ गया, किस एक्टर की शादी होने वाली है, किस एक्टर की शादी टूटी है, कौन सा एक्टर आज अदालत में पेश होने के लिए पहुंचा और कौन सा एक्टर आज ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया? ये सारी कहानी आप मीडिया में देखना चाहते हैं, लेकिन इनके बारे में कभी कुछ जानना चाहेंगे आप? हम चाहते हैं कि अब आप अपनी अगली पीढ़ी को नायक और एक्टर के बीच का जो फर्क है उसे समझाइए। अब तक की जो पीढ़ियां हैं वो तो यही मानते हुए बड़ी हुई हैं कि हमारे देश में जो फिल्मी एक्टर हैं वही असली हीरो होते हैं, लेकिन अब की जो पीढ़ी है, आपके घर में जो
अब नई पीढ़ी आ रही है उसे आप ये जरूर बताइए कि असली नायक कौन होते हैं और फिल्मी पर्दे के नायक कौन होते हैं और दोनों में फर्क क्या होता है, यानी नायक और एक्टर के बीच का फर्क आपको अपनी अगली पीढ़ी को जरूर समझाना चाहिए ताकि वो एक्टरों के पीछे भागना बंद कर दें और जो जीवन के असली नायक हैं उनकी कहानियों को पढ़ें और उनकी कहानियों को पढ़कर ऐसे लोगों से प्रेरणा लें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.